सेवा को समर्पित मध्य प्रदेश सरकार। नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस की खास पेशकश जनता मांगे जवाब के साथ मैं हूं एसपी त्रिपाठी। सभ्यता बातें बनाने आ गई, दाग दामन में लगाने आ गई, बस गई अब बीहड़ों में बस्तियां, चल के शहरों से दुकानें आ गई। कंक्रीट की फसल उगने लगी, नस्ल नूतन के कहर से बेजुबानों की सिसकियां सतह पर आ गई। जी हां, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी आजकल यही हो रहा है। जिस जल, जंगल और जमीन पर कभी वनराज के पूर्वजों का राज था, जो उनके कुनबे की पहचान थी, आज उसी टेरिटरी में घूमने पर उसे घुसपैठिया करार दिया जा रहा है। दहशत गर्द बता बेदखल किया जा रहा है। कभी कलियासोत डैम के पास मॉर्निंग और इवनिंग वॉक करने वालों को बाग दिखाई दे रहा है, तो कभी वहां सैर सपाटा करने गए सैलानियों को। मानो शांत स्वभाव का बाग T1 और T2 शहरवासियों के मनोरंजन का केंद्र बन गया है। अपने प्राकृतिक क्षेत्र में उसकी यह उन्मुक्त सैर तमाशा बन गई है। बाघ की दरिया दिली का यह सिला मिला कि हर शाम कलियासोत डैम की पुल और पहाड़ी पर बाघ देखने वालों का जमावड़ा लग जाता है और वो इंसानी दखल के चलते पानी पीने तक के लिए मोहताज हो जाता है। लेकिन किसी अनहोनी या हादसे से अनजान वहां खड़े इक्का दुक्का वनकर्मी लोगों को रोकने की जहमत भी नहीं उठा पाते। ऊपर से बदनाम भी उल्टा बाघ को ही किया जा रहा है। उस पर रिहायशी इलाकों और इंसानी बस्ती में दबिश देने का आरोप लगाया जा रहा है। आज चर्चा इसी मुद्दे पर, लेकिन पहले 10 बड़ी खबरें। सीएम शिवराज ने आकाशवाणी के जरिए किसानों को किया सीधा संवाद। मन की बात में किया ऐलान, किसानों को हर संभव की जाएगी मदद। संकट की घड़ी में किसानों के साथ सरकार। शिवराज कैबिनेट की बैठक में किसानों को राहत देने वाले फैसले। प्रदेश में सूखे को लेकर बुलाया जाएगा विशेष सत्र। मंत्री सूखा राहत कोष में देंगे 1 महीने का वेतन। सीएम शिवराज ने सूखाग्रस्त इलाकों का दौरा करने गए मंत्रियों और अफसरों के लिए बैठक। मीटिंग में जेल एडीजी और नवदा शंकर सिंह के काम को सराहा। कल अफसरों से करेंगे 1 to 1, तो 30 और 31 को फिर लेंगे बैठक। पंचायत प्रतिनिधियों के आंदोलन को पुलिस ने किया हाईजैक। दशहरा मैदान से हटाए जाने के बाद जेल में ही प्रतिनिधियों ने किया प्रदर्शन। इधर सुरक्षा देखते हुए बीजेपी ऑफिस में पुलिस फोर्स तैनात। बीरगांव चुनाव के लिए बीजेपी ने की चुनाव संचालन समिति की घोषणा। बृजमोहन अग्रवाल चुनाव संचालक। समिति में कुल 36 लोग। सीएम ने कहा बैठक के बाद प्रत्याशी का ऐलान। युवक कांग्रेस नेता राजेंद्र तिवारी की मौत के मामले में बिल्हा एसडीएम के निलंबन का प्रस्ताव। सीएम रमन ने दिया मामले की मुफस्सल जांच के निर्देश। कांग्रेस ने किया चक्का जाम। ग्वालियर में साड़ी व्यापारी को महिला ने और पति और घर वालों के साथ धुना। उधार मांगने पर भड़क गई थी महिला। चर्चित शेरवा बस कांड में हाई कोर्ट का फैसला। 3 आरोपियों की फांसी की सजा बरकरार, लेकिन बस मालिक को किया बरी। हादसे में 15 लोगों को जिंदा जलकर हुई थी मौत। फिल्म अभिनेता सैफ अली खान को जबलपुर हाई कोर्ट ने दिया नोटिस। मर्जर भूमि के जरिए जमीन घोटाले का है मामला। सैफ अली खान को जवाब देने के लिए 4 हफ्ते का दिया वक्त। इंदौर वासियों ने तहे दिल से स्वीकारा गीता को। हर शख्स गीता से मिलने को दिखा बेताब। गीता ने जताई सलमान खान से मिलने की ख्वाहिश। Program is sponsored by CXCT. तो दोस्तों, मध्य प्रदेश की इसी धरती पर कभी रूडयार्ड किपलिंग ने काल जाई किताब जंगल बुक की रचना की थी, जिसमें उनका हीरो मोगली हर कहानी में शेर खान यानी जंगल के राजा
यानी बाघ पर भारी पड़ता था। मगर अफसोस, शेर खान आज भी मोगली की प्रजाति के इंसानों से हार रहा है। सुविधा भोगी समाज के खुदगर्ज इंसानों की बेरुखी के आगे बेबस नजर आ रहा है। पहले रसूखदारों ने उसके इलाके में अपनी हवेलियां बनवाई, मानो ये जंगल उनकी टेरिटरी हो। फिर शहर के शोर शराबे से दूर शांति और सुकून की तलाश में रिटायर्ड लाइफ जीने की चाह लिए कई और अमीर परिवार भी आ धमके। रही सही कसर साहब बहादुरों की कृपा से जंगल की सुरम्य भूमि में बने कॉलेजों और स्कूलों ने पूरी कर दी। ऊपर से कानून बनाने और बचाने वालों ने भी बाघ पर बंदिशें लगाते हुए वन परिक्षेत्र को ही रहवासी इलाके में तब्दील कर दिया। लेकिन बेचारा बाघ भला कर भी क्या सकता है? वो बेजुबान है, न बोल सकता है और न ही यह ओंकार भर सकता है कि यहाँ मत आओ, ये हमारा आशियाना है। हमलावर कौन, इंसान या बाघ? जी हां, यह सवाल अब बेहद जरूरी हो गया है, क्योंकि शहर में आए दिन बाघ के दस्तक की खबरों ने दहशत फैला रखी है। उसे इस इलाके से भागने के लिए प्रशासन की तरफ से जंगल में आग लगाकर आतिशबाजी करने की तैयारी की जा रही है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जब तक हम किसी जानवर से उसके जीने की आजादी, घूमने फिरने की जगह और भोजन के स्रोत भी छीन लेंगे तो कहां जाएगा? वो अपने कॉरिडोर में नहीं रहेगा तो कहां जाएगा? और अगर पूरे जंगल में आग लगा दी गई तो उन परिवारों का क्या होगा जिनकी 2 जून की रोटी का सहारा ही यही जंगल है, जो इसी के आसपास गुजर बसर करते आए। घुसपैठिया कौन, शेर खान या हम? दिल को दहलाने वाली दिल्ली की यह खौफनाक तस्वीर तो आपको याद भी होगी, जब अपने इलाके में एक इंसान के दखल से खूंखार हुआ बाघ उस शख्स की बोटी बोटी तक चबा जाता है। लेकिन शायद दहशत और तमतमाए जंगल के राजा के आदमखोर होने की ये तस्वीर अब मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी दिखाई दे सकती है, क्योंकि ये मॉरिशस या किसी दूसरे देश से अपने पूर्वजों की जमीन की तलाश में आने वाले एनआरआई का मामला नहीं है। ये तो शेर खान की अपनी जमीन की तलाश है, जिसके डीएनए में उसके पूर्वज लिख गए थे कि ये जमीन तुम्हारी है, ये टेरिटरी तुम्हारी है। लेकिन वही शेर खान, वही जंगल का राजा आज अपनी ही जमीन पर अति आक्रामक हो गया है। किसी गांव के अनपढ़ किसान की तरह जिसकी जमीन पटवारी ने किसी रसूखदार के नाम चढ़ा दी और वो अपने ही पूर्वजों की माटी में अतिक्रमणकारी साबित कर दिया गया। मेरा साहब कई बार देखा, बहुत खतरा बना हुआ है। यहाँ पर ग्रामीण एरिया है, वन विभाग को कोई परवाही नहीं है। आम आदमी के साथ कभी भी दुर्घटना घट सकती है। साहब हम लोग तो डर डर के निकलते हैं रात बिरात में। ये है कि ग्रुप में बैठना पड़ता है, अकेले अकेले जाने में बड़ा डर लगता है। सुनहरी खाल पर काली पट्टियों वाले इस शानदार जानवर को अपनी जमीन पर आने वाले घुसपैठियों से तो भय है ही, जो वो इंसान के लिए अदब से रास्ता छोड़ देता है। घंटों झाड़ियों में दुबक कर भूखा प्यासा बैठा रहता है, इंतजार करता है कि 2 पैर वाला यह खतरनाक जानवर चला जाए, फिर वो अपना ठौर तलाशे, जगह बदले। लेकिन जाए तो जाए कहां? अपने ही विचरण स्थल में बेगाना हो गया है। आखिर ये जगह टूरिस्ट स्पॉट जो बन गई है, और वो अपनी ही जमीन में अवांछित जंगल में जहां वो पैदा हुआ, पला बढ़ा, वहीं पर उससे बलशाली शेर का कब्जा है। सरकारी रिकॉर्ड में कभी ये जंगल था, छोटे झाड़ का या फिर बड़े झाड़ का, लेकिन पता नहीं कब और कैसे कंक्रीट के जंगल में तब्दील हो गया। आज कलियासौत के जंगलों में भीतर तक दर्जनों एकड़ में फार्म हाउस बन रहे हैं। कई किलोमीटर तक शैक्षणिक संस्थान खुलते जा रहे हैं। सुबह से रात तक वाहनों की आवाजाही बढ़ गई है। ऐसे में जब शिकार या फिर पानी के लिए बाघ निकलता है तो लोग कहते हैं कि यहाँ बाघ की वजह से खतरा बढ़ रहा है। नहीं, वन विभाग जो भी आवश्यक कार्रवाई है उसको बराबर कर रहा है, और शेरों से मनुष्य को कोई नुकसान ना हो इसकी भी पूरी चिंता कर रहे हैं। एक तरफ कैरवा और कलियासौत से लगे जंगल में बाघों की बढ़ती मूवमेंट से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। दिन ढलते ही लोग घरों में कैद हो जाते हैं। दूसरी तरफ वन विभाग का अमला सर्चिंग के नाम पर सिर्फ लकीर पीट रहा है।
अब तक बोर्ड लगाने से ज्यादा कुछ नहीं किया गया। बाघ मूवमेंट वाले इलाके में आसानी से लोगों की आवाजाही हो रही है। यहाँ तक कि आए दिन परिवार समेत आने वाले पर्यटकों को रोकने तक के लिए कोई मौजूद नहीं है। मानो वन विभाग को अब भी किसी बड़े हादसे का इंतजार है। अरे शेर झूम जाता सर, रात में जंगल में 5 घंटे जाएंगे नहीं तो झूमता हो, तो उसको डायरेक्ट वहाँ जंगल नहीं जाते अपन। गाय पे हमला करता, अपने पे हमला करता। वाकई बड़ी अजीब बात है। पहले हम खुद बाघ को घर उजाड़ कर उन्हें आदमखोर बनने पर मजबूर करते हैं और फिर आदमखोर कहकर शोर मचाते हैं। सोचने वाली बात यह है कि जब हम बाघ के इलाके में निर्माण और मकान बनाएंगे तो वो कहां जाएंगे? बेशक मजबूरन वो अपने जंगल की तलाश में भटकते रहेंगे। ऐसे में सवाल भी यही उठता है कि खतरा किसने पैदा किया? बाघ की टेरिटरी में घुसने वाले लोगों ने बाघ के लिए या फिर बाघ ने लोगों के लिए? भोपाल से एक्सप्रेस रिपोर्टर अजय शर्मा और सत्य विजय के साथ मयंक शुक्ला। तो जब बेरहमी से उजाड़ी जाए बेजुबानों की बसाहट, स्वार्थ में अंधा हुआ इंसान देने लगे जंगलों में भी आमद, और रहवासी इलाके में बाघ की दस्तक से लोगों में हो दहशत जदा, तो सवाल उठते हैं। क्यों रिहायशी इलाके में बढ़ती जा रही बाघ की दस्तक? क्या शासन प्रशासन कर रहा है किसी बड़े हादसे का इंतजार? वन परिक्षेत्र में किसके दबाव में दी गई निर्माण की अनुमति? तो इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे खास मेहमान। सबसे पहले अजय दुबे जी हैं, पर्यावरणविद या सामाजिक कार्यकर्ता। अजय दुबे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ है घनश्याम सक्सेना जी, रिटायर्ड जनसंपर्क अधिकारी वन विभाग। घनश्याम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ हैं अवधेश भार्गव जी, विशेष टिप्पणी के लिए वरिष्ठ पत्रकार। अवधेश जी, आपका भी हमारे इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे विशेष संवाददाता अजय शर्मा, जो इस पूरी गतिविधि को पिछले 3 महीने से अपने रिपोर्टिंग के द्वारा हम लोगों को बता रहे हैं और आज भी उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को काफी गहराई से छानबीन करके जो रिपोर्ट पेश की होती है। अजय जी, सबसे पहला सवाल हमारा आपसे ही है, अब क्या हो रहा है? पिछले 3 महीने से इस तरह की घटनाएं हो रही, कहीं रहवासी इलाके में दिख रहा, पहले दूर दिखता था, अब बिल्कुल काफी करीब आ गया है। कहना चाहिए कि शहर के अंदर बाघ आ गया है। T1 और T2 दोनों अलग अलग जगहों में अंदर आ गए हैं। अब क्या स्थिति है? प्रशासन क्या करने जा रहा है और लोगों की क्या प्रतिक्रिया? तो प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन जो है लगातार T1 और T2 की निगरानी तो कर ही रहा है, लेकिन वो इस बात को खासतौर पर चिंतित है कि जो बाघ शहरी तरफ आ रहा है उसको जंगल की तरफ कैसे ले जाएगा। इसको लेकर बड़े हास्यास्पद और अजीबोगरीब फरमान निकाले जा रहे हैं। खासतौर पर सड़क किनारे जो झाड़ियां हैं वहां पर वन विभाग आग लगा रहा है ताकि, और उसके पीछे दलील दे रहा है कि कभी बाघ यदि अचानक सड़कों पर आए तो लोगों को पहले ही दिख जाए और झाड़ियों में ना छुपा रहे। वहीं बाघ को शहरी इलाकों से ग्रामीण इलाकों की ओर ले जाने के लिए यहाँ तक फटाके जैसे फरमान भी वन विभाग के आला अधिकारी इस बात को सोच रहे हैं। कभी ये फटाके हाथियों के लिए तय किए जाते थे कि हाथी को जंगल की ओर ले जाना है या डराना है तो फटाके उड़ जाए ताकि हाथी अंदर जाए। वहीं पिछले कुछ अरसे से लगातार जो वन विभाग का पूरा वन विभाग का महकमा है और वाइल्ड लाइफ का जो कामकाज देखने वाले अधिकारी है वो भी कटघरे में है। खासतौर पर उन पर आरोप ये लगते रहे हैं कि वन विभाग के जो अधिकारी हैं वो बाघ दिखाने के नाम पे अपने पारिवारिक लोगों को पर्यटन कराते हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है, इसको लेकर पिछले दिनों जिला प्रशासन ने जो रोक लगाई थी आम लोगों की आवाजाही पे, वो रोक भी औपचारिकता बनकर रह गई है। खासतौर पर रोक उस दिशा में लगाई जाती है क्योंकि आम लोग वहां बहुत कम जा रहे हैं। सवाल ये है कि जिनके शिक्षण संस्थान है, जिनके अपने निजी हित हैं, वो लगातार वहां पे कॉलेज के छात्र जो है लगातार जाते रहते हैं, वो घूमते रहते हैं, उनकी गाड़ियां ठीक उसी जगह पे खड़ी रहती हैं। अजय, मैं रोकना चाहूंगा, जो शिक्षण संस्थान है या जिन लोगों ने अपना आशियाना बना लिया है बाघ के आशियाने में, उस पर कब्जा करके, तो वो लोग तो वहां जाएंगे ही। ऐसे में 2 बातें यहां आती हैं। एक तो ये कि उन लोगों के लिए खतरा है, दूसरा ये आता है कि शेर के लिए भी खतरा है। आपको ध्यान हो, आज से 2 साल 2.5 साल पहले एक केरवा के जंगलों में जो शेर एक घूम रहा था उसको करंट से मार दिया गया था। तो शेर के लिए भी खतरा है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि शेर को भी कैसे सुरक्षित किया जाए। ठीक है, फटाके फोड़ करके आग लगा के उसको दूसरी तरफ भगा देंगे, लेकिन अगर वो एक बार आ गया है, अपनी उसने टेरिटरी बना ली है, तो फिर आएगा।
निस्संदेह सर, पिछले मर्तबा जो मामला सामने आया था वो बाघ भी पानी पीने के लिए आया था और उस पानी में जो था करंट था और उसके चलते वो पूरी तरीके से झुलस गया था। यहाँ भी कमोबेश वही स्थिति है, बाघ रोजाना आ रहा है और जिस एरिया से बाघ आ रहा है वहां पे भी शिकारी सक्रिय हैं। इसको लेकर वन विभाग ने भी पिछले दिनों एक अलर्ट जारी किया था और सर्कुलर जारी किया था। बाकायदा ये कहा गया था उस सर्कुलर में कि तमाम सारे जो गश्ती दल हैं वो रात और दिन जब भी हो अलग अलग एंड पे खड़े रहेंगे जहां बाघ पानी पीने आता है। एक बाकायदा उसकी मुंडेरों का वो किया गया था कि कहां से कहां तक बाघ रोजाना आ रहा है और कौन से सबसे ज्यादा जो रूट है उसको तय कर रहा है। उन इलाकों में अलग अलग तरीके से 6 गश्ती दलों का गठन किया गया है जहां पर वन विभाग की टीम मौजूद रहती है और जहां जिस एरिया में सबसे ज्यादा बाघ पानी पीने को आता है, ऐसे में उन तमाम सारे जो विद्युत लाइनें हैं वहां से पिछले दिनों उनकी भी समीक्षा की गई थी और बिजली विभाग को कहा गया था कि इन इलाके पे जो बिजली की लाइनें हैं उनको कैसे शिफ्ट किया जाए। तो वन विभाग इस दिशा में भी काम कर रहा है। उसको ये मालूम है बहुत अच्छे से, वन विभाग के अधिकारी जानते हैं कि किसी भी वक्त शिकारी जो है मौका देखकर अपना जो है खेल दिखा सकते हैं। जी अजय, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सारी जानकारी दी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। सबसे पहला सवाल सक्सेना जी हमारा आपसे है, जो भी हमने आपको रिपोर्ट दिखाई, जो वास्तविकता है वो आपके सामने है, ऐसे में आपको क्या लगता है कि गलती आखिर यहाँ किसकी है, इंसान की या उस जंगल की राजा की? आपने अपने इंट्रो में जी इन सब सवालों का जवाब दे दिया 2 लाइन में। जी ये तो मैंने दिया है, आपने ये कह दिया। नहीं, वही जवाब सबका है। मैं आपको बता रहा हूँ ईमानदारी से अगर कोई माने तो जी कि बीड़ों में बस गई हैं बस्तियाँ। जी दूसरी बात आपने ये कह दी कि जो उनके परंपरागत घर थे जी उनकी घर वापसी को आज घुसपैठिया कह के करार दिया जा रहा है। जी आप देखें कि किसी भी संरक्षण स्थल से अगर कोई बाघ, जैसे कि रातापानी है जी, अगर कोई बाघ बाहर आता है तो केवल उसके 3 कारण हो सकते हैं जी, या तो जो उसकी कैरियरिंग कैपेसिटी है जी, जो धारक क्षमता है उससे ज़्यादा बाघ वहाँ हो गए जी, दूसरा ये है कि वहाँ किसी भी तरह से शिकार की कमी है जी, शिकार मतलब जो शाक भोजी जानवर है जी, और शाक भोजी जानवर की कमी इसलिए है क्योंकि उनको खाने पीने की कमी है जी, और तीसरा ये कि जो उनकी नेचुरल टेरिटरी थी जी, उस टेरिटरी में उनका वापस आना है जी, इन तीनों मामलों में जो इसका वन्य प्राणी प्रबंधन है वो वन्य प्राणी प्रबंधन इस मामले में उनकी लाचारी व्यक्त होती है क्योंकि उनमें ये विजन नहीं था कि यदि हम नगर के इतने नज़दीक एक नेशनल पार्क या गेम सेंचुरी बनाने जा रहे हैं जिसका कॉरिडोर बिल्कुल भदवारा तक लगा हुआ है तो इसमें हमें क्या करना चाहिए और कौन सी परिस्थितियाँ पैदा हो सकती हैं। आपने जो कहा था कि बीड़ों में बस गई हैं बस्तियाँ, मैं यहाँ अक्टूबर 1956 में आ गया था, नया मध्य प्रदेश बनने के 3 दिन पहले। तो 1957-58 में यहाँ एक मिस्टर क्लाइव थे जो मिनिस्ट्रियल सर्विस एसोसिएशन में काम करते थे। वो भदभदा में गए थे, उस वक्त शिकार पर प्रतिबंध नहीं था, एक मामूली चीतल मारने के लिए। लेकिन करीब 7-8 लोगों को 5-6 घंटे बाद वो बहुत बुरी हालत में घायल मिले वहाँ। दरअसल उनको एक बाघ ने उनके ऊपर हमला किया था और उनको बुरी तरह घायल कर दिया था। 2 महीने वो अस्पताल में रहे, तब जाके वो ठीक हुए थे। तो आपने जो कहा ना वो वास्तव में बाघ का परंपरागत घर है और चाहे वो राजनीतिक प्रेशर रहा हो, चाहे वो प्रशासनिक मिलीभगत रही हो, इसकी वजह से आज वहाँ बहुत सारे भवन बन गए हैं, इंसानों के भवन बन गए, जिनमें सरकारी भवन भी शामिल हैं जी और बड़े बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं जो कि वास्तव में शिक्षा की दुकानें हैं और बल्कि माफिया भी है किसी हद तक जी। तो अब बताइए इस परिस्थिति में क्या किया जाए। मैं नहीं समझता कि सरकारी विभाग इस परिस्थिति से निपटने में आज सक्षम होगा। तो सक्सेना जी क्या किया जाए इस मुद्दे पे हम आपके पास बाद में आएंगे। हमारे साथ पर्यावरण अजय दुबे जी हैं। अजय जी, निश्चित तौर पे आप यही कहेंगे कि इस पूरी घटना में जो प्रशासन है वो दोषी है, जो इंसान है वो दोषी है, लेकिन आज ये खतरा आपको किसके लिए ज्यादा महसूस हो रहा है, इंसान के लिए या बाघ के लिए? देखिए, मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट कहलाता था 2010 तक जी। विश्व का सबसे बड़ा शिकारी जीव बाघ, साइकिल में बिल्ली कैट फैमिली में सबसे बड़ा माना जाता है जी। विश्व में सबसे अधिक बाघ भारत में है जी। हम ये गर्व कर सकते हैं, लेकिन एक आशंका है जी। कब इसका शिकार होगा। जी। बाघ को सर्वाधिक खतरा है जी। सक्सेना साहब ने बताया कि जो कॉरिडोर है रातापानी और भदभदा का, इस पर कभी सरकार ने निगाह नहीं डाली। और आप देखें कि 2009 में सर्वाधिक
राता पानी से बाघों का मूवमेंट भोपाल की तरफ बढ़ा। और अभी आपने बताया कि 2012 में एक फुल ग्रोन अप टाइगर 4 साल का, उसको 2 टुकड़े कर दिए गए शिकार करने के बाद। सजा अभी तक नहीं मिली। फियर ऑफ लॉ या कन्विक्शन, कानून में बाघ जो राष्ट्रीय प्राणी है नहीं है। हमें खतरा है उन जंगलों में छुपे हुए आदमी के रूप तौर पर जो भेड़िए हैं, जिन्होंने उस जंगल की बड़ी अजीबो गरीब तरह से वो संरक्षित क्षेत्र की जमीन अपने नाम ले ली और बड़े बड़े 2 संस्थान वहां बने हुए हैं। हमारा ये मानना है कि भारत सरकार प्रोजेक्ट टाइगर चला रही है 1972 से लगातार, आज करीब 40 साल से अधिक हो गया, करोड़ों रुपए खर्च हो गए। ये टाइगर लगातार आ रहा है, अलार्मिंग सिचुएशन है। हमारे पास जो वन विभाग भोपाल की जो जानकारी है कि वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं। देखिए, मॉनिटरिंग करना यानी बाघ कहाँ जा रहा है बस वो देख रहे हैं। अभी अजय जी ने बताया फटाके फोड़ रहे हैं। अरे साहब, इसके लिए बाकायदा भारत सरकार का SOP, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, कि जब बाघ इंसानों के पास जाता है बस्ती में तो आपको वहां पर कैसे प्रबंधन करना है। आपको जिला प्रशासन पुलिस के साथ मिलके मानव बाघ के संघर्ष को रोकना है। कोई भी हानि हुई तो ये दुखद होगी, चाहे इंसान मारा जाए चाहे बाघ। और मैं आपको बता दूं, 1 से अधिक करीब 7 बाघ हैं। एक बाघिन तो अभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि और वहां पर बाघों को जन्म देगी। नाम ही दिया शायद T1, T2, T3 जी। और एक हम आपके पास बाद में आएंगे दुबे जी। और ये एक बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न सामने आ रहा है, क्या करना चाहिए तो बाद में मुद्दा है। लेकिन अभी इसके पहले आपने भी सुना होगा 2 महीने 3 महीने पहले एक बाघिन अपने 2 शावकों के साथ दिखी थी। लेकिन पिछले 2 महीने से आपको ये सामने नहीं आया होगा कि शावक कहाँ है, उनके बारे में भी कहीं चर्चा नहीं आ रही है। T1, T2 तो दिख रहे हैं, T3 और उसके शावक कहाँ है, इसका शायद वन विभाग के अमले से भी पूछा गया। उनने कहा कहीं जंगल के अंदर होंगे, लेकिन दिख नहीं रहे। कहीं उनका शिकार तो नहीं होगा, ये बड़ी भारी समस्या है। हमारे साथ अवधेश जी हैं जो कानून के बारे में भी जानते हैं और कम से कम इसके बारे में उनको खासा अध्ययन है कि कौन सी बिल्डिंग अवैध है, कौन सी वैध है और कहाँ कौन सी जमीन सरकार की है, कौन सी जमीन लोगों ने कब्जा कर ली है। खैर, उस मुद्दे पे नहीं जाते हैं। अवधेश जी, आपने अभी हमारे अजय दुबे जी को भी सुना, सक्सेना जी को भी सुना और हमारी रिपोर्ट भी देखी, हमारे रिपोर्टर को भी सुना। आपकी हम चाहेंगे कि इसमें टिप्पणी क्या है, निचोड़ क्या है, मैं आपसे वो जानना चाहता हूँ। देखिए त्रिपाठी जी, अभी सक्सेना जी ने जैसे बताया बाघ की टेरिटोरी के मामले में, लेकिन टेरिटोरी चाहे इंसान की हो या जानवरों की हो, उनका अपना रहवास क्षेत्र होता है जी। और उस रहवास क्षेत्र से अगर मुझे खदेड़ा जाए तो मैं उसका क्या रिएक्ट करूंगा। ऐसे ही बाघ सन 1974 में भोपाल का पहला मास्टर प्लान आया था, जो भोपाल में 1974 के समय होंगे, MN बुच उस समय यहाँ पर प्रशासक हुआ करते थे। तो उस मास्टर प्लान में भदभदा, केरवा, कलियासोट, ये कोलार, ये जो बस गया, इसको नो कंस्ट्रक्शन जोन में रखा गया था और आज तक उसमें परिवर्तन नहीं हुआ है। लेकिन वहां कंस्ट्रक्शन हो गए। 1980 में कलियासोत डैम बना, वर्ल्ड बैंक से प्रोजेक्ट स्वीकृत लोन लिया गया, उस डैम को बनाया गया। तब उसका जो कैचअप एरिया था तो उसमें सिंचाई होना थी, जहां पूरी कोलार बस्ती बस गई। यानी जहां जमीनें थी वो हरियाली भी हमने काटी, वो पेड़ भी हमने काटे, वो फसलें भी हमने नष्ट की। और जंगल में यानी मर्जर एग्रीमेंट जब हुआ था तो मर्जर में नवाब भोपाल हमीदुल्ला साहब का जो मर्जर एग्रीमेंट हुआ था भारत सरकार के साथ, उसमें जहां आज ये बाघ घूम रहा है ये जंगलात थे और उन जंगलातों को काट करके आज देखिए वहां बिहड़ बना दिया गया है। जंगल में ये वन विभाग के हैं, सक्सेना जी ये जानते हैं कि एक शेर या बाघ, शेर खान जब जंगल में घूमता है तो उसकी पेशाब की खुशबू अगर दूसरे बाघ को सूंघने को मिल जाए तो उस क्षेत्र में नहीं घुसता है। ये मान्य बात है। लेकिन आज इंसान ने उनके घर उजाड़ दिए, जमीनों पर कब्जे कर लिए। यानी आप ये सोचें कि जो मर्जर के समय सरकारी जमीनें थी आज उनके पट्टे कैसे हो गए, आज वहां बड़े बड़े शिक्षा मंदिर कैसे बन गए। और आज जो अखबारों में, जो मीडिया में जो हंगामा है वो सिर्फ 2 घरानों का झगड़ा है। हम उधर मैं विवाद में नहीं जाना चाहता। हमारा सवाल ये है कि आपका जो निचोड़ आया है वो यही है कि इंसानों की ही गलती है, इंसानों ने किया है।
अब वो इंसान कौन से हैं भार्गव साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा इसके बाद कि वो इंसान कौन से हैं जिनकी ये गलती है। आज मुझे अगर गवर्नमेंट ने परमिशन दी है, मैंने वहां घर बनवा लिया है, कि मेरी गलती नहीं है, मुझे नहीं मालूम था कि बाघ का टेरिटरी है, या हम ये जमीन का अगर हम लेने जा रहे हैं, रजिस्ट्री कराने जा रहे हैं, तो हमारा ये फर्ज नहीं है कि हम उसकी पूरी उसको जाने की जंगल की थी कि किसकी नहीं। अगर आपके नाम है, रजिस्ट्रार ने रजिस्ट्री की है, मैंने रजिस्ट्री कराई और हमें टाउन कंट्री प्लानिंग ने अनुमति दी, मैंने मकान बनवाया, वो अलग मुद्दा है। हम आपके पास फिर आएंगे। हमारे साथ दर्शक है दुर्ग से सूरज जी, आपका स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में, अपना सवाल करें। हाँ सर, मैं दुर्ग से सुरेंद्र सिंह भाटिया बोल रहा हूँ जी। मेरा सवाल यह है, भार्गव जी बोल रहे थे, मैं बिल्कुल सहमत हूँ उनकी बात से। और हमारा ये सवाल है कि हम हमारी धरती पर जानवरों का या पशु पक्षियों का अतिक्रमण नहीं होता है, सिर्फ हम मनुष्य जो है उनकी जगह पर जाके उनके अतिक्रमण कर रहे हैं, उनके निवास को उजाड़ रहे हैं। और आज जो भी है हमारे जो वन्य प्राणी जो है बिल्कुल उनकी दुर्लभ स्थिति हो गई है और एकदम जो है वो खत्म अवस्था में है। कुछ प्रजातियां तो ऐसी खत्म हो गई हैं कि उनका लुप्त प्राय हो गई है। अतः शेर जो वन का राजा है। अब आपका सवाल क्या है यहाँ? मेरा सवाल यह है कि इनकी रक्षा क्यों नहीं की जा रही है, इन्हें बचाया क्यों नहीं जा रहा है ये दुर्लभ प्राणियों। बिल्कुल, आप हमारे भार्गव जी के जो मत है उससे सहमत है। भार्गव जी को इसीलिए मैंने आज अतिथि के रूप में बुलाया है कि वो इसके काफी खासा अच्छे जानकार हैं। सक्सेना जी, एक बार फिर आपसे सवाल ये है, दर्शक भी कह रहे हैं, अभी और भी दर्शक आएंगे जुड़ेंगे, आपसे सवाल करेंगे। दर्शक कह रहे हैं कि ये इंसानों की गलती है, अब गलती हो गई, लेकिन अब कोई दुर्घटना ना हो, इसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, हमको ये स्वीकार करना चाहिए कि इंस्टीट्यूशनली हमें निष्ठा की बहुत कमी है। जी। आपने अभी ये जो टाइगर्स का मूवमेंट हो रहा है पिछले महीनों से, इसमें आपने देखा होगा कि पहले तो हमने ये स्वीकार ही नहीं किया। जी। इसके बाद अभी ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है, जब वन रक्षक के ऊपर हमला हुआ जी, तब भी हमने ये स्वीकार नहीं किया किसी बाघ ने वन रक्षक के ऊपर हमला किया जी। फिर ये जो हम पटाखे फोड़ रहे हैं और ये जो हम पटाखे फोड़ने जा रहे हैं, यदि हम पटाखे फोड़ेंगे और यदि हम झाड़ियों में आग लगाएंगे तो आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि वो सारा एरिया जो है उसमें झाड़ी भी नेचुरल हैबिटेट का अंग है जी। और ऐसा नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो उसमें आग लगा के भी हम उसका जो हैबिटेट है उसको किसी तरह से डिस्टर्ब कर रहे हो। तो सबसे पहले तो एक विभाग के रूप में, इंस्टीट्यूशन के रूप में, चाहे वो शासन हो चाहे वन विभाग हो, हमें ये स्वीकार कर लेना चाहिए कि हम गलत हैं। बेसिक बात यह है कि जो जी आपको बता दूं, शायद भार्गव जी को बहुत अच्छे से मालूम होगा, अजय दुबे जी को भी शायद इसकी गहराई तक गए होंगे। मैं आपको बता दूं कि जिस पुलिस इंस्पेक्टर ने, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, ये राज खोला जिसने बकायदे उसके वीडियो बनाए, उस शेर वीडियो में दिख रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। और वो एस्टेब्लिश भी हो रहा है कि चूना भट्टी के इलाके में घूम रहा है। फिर वो उन्होंने और आगे गई, दूसरे दिन उनको ऊपर के प्रशासनिक अधिकारियों ने आपस में बात की होगी, उनको बकायदे प्रताड़ित नहीं कह सकते, बकायदे उनको धमकाया गया कि अगर तुमने अब ये वक्तव्य दिया तुम तुरंत वापस लो। और उन्हीं पुलिस इंस्पेक्टर का वक्तव्य आता है, कहा जाता है कि मैं तो 8:30 बजे घर पहुंच गई थी, मुझे कुछ भी नहीं मालूम। जी, हमने कोई, और सारे टीवी चैनल, हम सबसे पहले स्वराज एक्सप्रेस ने इस चीज को दिखाया, बाद में और चैनलों में आया, लेकिन सबसे पहले हमारे सत्यविजय सिंह जो हमारे रिपोर्टर हैं, हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं, उन्होंने उनसे संपर्क किया, उनसे बात की, उनसे वीडियो लिया और मैंने दिखाया, दिख रहा है, चूना भट्टी भी दिख रही है, वो इलाका। इसको क्या कहेंगे? वन विभाग के एसडीओ कहते हैं, डीएफओ AK सिंह जी कहते हैं कि नहीं, कोई पगमार्क नहीं मिला है, गलत बात। अब इसको क्या कहेंगे? मैं तो आपके रिपोर्टर्स को, आपके चैनल को कांग्रेचुलेट करूंगा कि आप में इतना साहस तो है कि आप जो आज गलत बात हो रही है उसको आप दिखा रहे हैं चैनल के ऊपर। और हो सकता है कि आपका ये करने से कहीं जनता में इतना विश्वास जागे और ऐसे लोग आए जो वन विभाग को सही रास्ते पर काम करने के लिए प्रेशराइज करें और पूरी गवर्नमेंट को प्रेशराइज करें और एक जनमत बने कि एक जो राष्ट्रीय पशु है आज बाघ, आप उसके जान के साथ खेल रहे हैं और जो लोगों को उससे क्षति पहुंचने की संभावनाएं हैं उनको आप बढ़ावा दे रहे हैं। मुझे अच्छे तरह ख्याल है कि बुश साहब जो हमारे विभाग के सचिव थे, तो हमारे एक मंत्री ने, आपने अभी देखा होगा कि पन्ना नेशनल पार्क का बफर जोन बनाने में कितनी दिक्कत आई थी। सक्सेना जी, हम आपको थोड़ा सा रोकना चाहेंगे, हमारे कुछ अलग अलग दर्शक हैं जो हम आप लोगों से सवाल करना चाह रहे हैं। सिलवानी से हमारे साथ राघवेंद्र जी हैं। राघवेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस खास कार्यक्रम में, अपना सवाल करें। मेरा सवाल आदरणीय
जी। मेरा सवाल आदरणीय वन विभाग के सक्सेना जी से है। वन विभाग से वो रिटायर हो चुके हैं, तो बिल्कुल जो सत्य है वही वो बोलेंगे। आप सवाल करें, उत्तर भी आपको मिलेगा। ठीक है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें राघवेंद्र जी, फिर सवाल करें। मैं ये जानना चाहता हूँ जी कि वन विभाग में रहवास की अनुमति किसने दी? क्या वो लोग दोषी नहीं है कि हम वन विभाग में रहवास बना रहे हैं? तो ये अनुमति किसने दी उन्हें वन विभाग में रहवास करने की? तो ये बिल्कुल हमारी अपनी गलती है, ना कि शेर खान हमारे यहाँ आए बल्कि हम ही उनके घर में घुसे। क्या ये सही नहीं है? बिल्कुल राघवेंद्र जी, आपका सवाल सही है। हम सारी चर्चा के बाद जो तह तक जाते जो निष्कर्ष निकलता वहां आप पहले ही पहुंच गए। हम एक सेकंड में इनका जवाब दे देते हैं। जी जी, उन्होंने भी जवाब दे दिया और त्रिपाठी जी ने भी जवाब दे दिया। दरअसल क्या हुआ कि ये जो फॉरेस्ट एरिया था, इसको हमने हमारी निष्ठा की कमी के कारण डिनोटिफाई कर दिया। और डिनोटिफाई करके ये जितने उत्पाद आज हो रहे हैं उन सब की पूर्व पीठिका हमने बना दी। जी 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 जी। तो सक्सेना साहब, हमारे साथ एक और दर्शक है सागर से, शिव कुमार जी। शिव कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपना सवाल करें। हमारा सवाल ये है जी कि ये राजनीति की बोर्ड ने जो आदिवासियों को सिरबोझा ढोने के लिए छूट दी है जी, जंगल काटने के लिए जी, और वही जंगलों के नजदीक में रहते हैं, तो वही जंगल काट काट के जानवरों की क्षति हो रही और जंगलों की क्षति हो रही। जी, आपका सवाल क्या है? थोड़ा सा आपने सूचना दे दी है एक, लेकिन आपका सवाल क्या है राघवेंद्र जी? शिव कुमार जी माफ करिएगा, आपका सवाल क्या है? नहीं, हम तो ये सूचना ही दे रहे हैं, सवाल क्या? जी, लगता है मतलब उनका कहना, आपका कहना यह है कि जो आदिवासियों को जंगल में रहने की अनुमति दी जा रही है वो भी गलत है। रहने के लिए हेडलोड लाने की, जो सरबोझ लकड़ी का लाते हैं। जी ठीक है, इसका उत्तर हम लेंगे सक्सेना जी से। हमारे साथ एक और दर्शक हैं करेली से, अशोक। अशोक जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में, अपना सवाल करें। सर, मेरा ये सवाल है जी कि जो जंगली जो जानवर हैं जी, तो जंगलों की जो संख्या है वो धीरे धीरे मतलब कम होती जा रही है जी। इस कारण से जंगली जानवर है गाँव की वो पलायन कर रहा है, कभी किसानों के खेतों में आ जाते हैं जंगली सुअर हैं जी। या आपका सवाल क्या है? सवाल करिए। मेरा सवाल ये है कि जंगलों की जो निरंतर कमती जा रही है जो उनका रकबा, तो मेरा सवाल ये है कि शासन क्या कर रहा है? जंगलों की स्थिति क्यों कम रही है जिससे कि किसानों के खेतों की फसल में बर्बाद कर रहा है जो जानवर? तो ऐसा कुछ प्रयास अपन करें कि जो जंगली जानवर हैं। बिल्कुल, आपका वो भी आ गया। हम अजय जी आपसे जानना चाहेंगे, हमारे जो दर्शक सवाल कर रहे हैं, एक बार फिर हम आपके पास आते हैं और इनके सवालों का उत्तर के साथ हमारा भी एक सवाल है अजय जी आपसे। अब जो हो गया हो गया, अब इस शेर को जैसा 2 साल पहले 2012 में हुआ था, मुझे भी ये आशंका है और आपको भी पूरी आशंका है कि वही घटना ये T1, T2, T3 के साथ भी हो सकती है। तो क्या करना चाहिए उस बाघ को बचाने के लिए? पहले हम दर्शक का उत्तर चाहेंगे आपसे, फिर हम उत्तर करेंगे। मैं चाहूँगा एक बार प्रश्न थोड़ा दोबारा बोल दें। जी, कौन सा प्रश्न? अभी जो अंतिम प्रश्न उनका ये कहना है, लगभग सवाल हमारे सवाल से थोड़ा सा अलहदा है उनका सवाल। उनका कहना है कि प्रशासन क्या कर रहा है? अगर जंगल कम होते जा रहे हैं, हमारे वन्य प्राणी या शेर कम होते जा रहे हैं, उसमें प्रशासन क्यों चुप है? प्रशासन कोई ऐसा ठोस कदम क्यों नहीं उठा रहा कि जिससे ऐसा न हो? क्योंकि जंगल कम हो रहे हैं तो ये शेर हो, चाहे चीता हो, चाहे भालू हो, माफ करिएगा तेंदुआ, भालू, वो गांव की ओर आ रहे हैं। देखिए, इस पूरे मामले में एक सुखद चीज की अनुभव होना चाहिए कि रातापानी जो सोर्स है, सेंटर है, 40 किलोमीटर दूर जो सेंचुरी है, वहाँ बाघों की संख्या बढ़ी है और वहाँ के बाघ वापस यहाँ पर आ रहे हैं। तो संख्या बढ़ी है मध्य प्रदेश में पहले से अब, लेकिन इसका जो निदान है वो ये है कि मध्य प्रदेश सरकार ने 2008 में ये कहा था कि रातापानी सेंचुरी को टाइगर रिजर्व बनाया जाए। मध्य प्रदेश सरकार का प्रस्ताव गया, केंद्र ने उसको इन प्रिंसिपल अप्रूवल दिया। 8 से लेके 15 अभी तक वो लंबे थे। हम लोग हाईकोर्ट भी गए, हाईकोर्ट ने जवाब तलब भी किया कि आखिर विलंब क्यों हो रहा है। रातापानी को टाइगर रिजर्व बनाइए, सिंगौरी सेंचुरी है। जब रातापानी और सिंगौरी को काफ़ी बड़ा इलाका यदि आप मिला के देते हैं तो यहाँ पर उनकी उपस्थिति कुछ हद तक कम होगी और उनको बड़ा इलाका मिलेगा। दूसरा, ये जो 40 किलोमीटर का जो कॉरिडोर है, इसको आप वाइल्ड लाइफ एक्ट के तहत
कंजर्व रिजर्व यूनिट नोटिफाई करें। सक्सेना साहब ने कहा कि जब डी नोटिफाई किया गया तो उसकी उत्पत्ति 2 वहाँ पर संस्थान आए और काफ़ी जो प्राइवेट ओनरशिप आई। हमारा कहना है आज भी भारत में कई जगह कंजर्व यूनिट, छोटा इलाका जो कंजर्वेशन के लिए दिया जाता है, उसको दिया जाए, क्योंकि ये प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है और आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारी जवाबदेही है कि हम उनको इस दुर्लभ जीव के दर्शन से वंचित न करें। यहाँ पर तेंदुओं की भी मूवमेंट है, यहाँ अच्छी वाइल्ड लाइफ विकसित की जा सकती है। और केंद्र में मैं आपको बड़ा रोचक किस्सा बता दूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने गुजरात के शेरों को मध्य प्रदेश आने से मनाही इसलिए रखी कि मध्य प्रदेश में वन्य प्राणी प्रबंधन कमजोर है, यहाँ शिकारियों को सजा नहीं होती है, इसलिए हम शेर नहीं देंगे, उनके शेर खतरे में रहेंगे। लेकिन शायद आज ही एक कुछ फैसला हुआ है जिसमें 2 शेर वो देने वाले जू का फैसला है, क्योंकि जो शेर जंगली जो वाइल्ड रेंज लायन आने हैं वो कूनों में 22 साल से अटका हुआ है। हमारा कहना है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो मंशा थी, जो उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए कहा था, हमें उस पर शोध करना चाहिए। सरकार को गंभीरता से इस प्रदेश आज 3रे नंबर पर है टाइगर स्टेट के लिए, आज प्रथम नंबर पर कर्नाटका है। आप विश्वास करें वहां 5 टाइगर रिजर्व। ग्वालियर से दर्शक है मुरारी जी जो आपसे सवाल करना चाह रहे हैं सीधे। मुरारी जी आपका स्वागत है, अपना सवाल करें। आप अपने टीवी सेट का वॉल्यूम बंद कर दें मुरारी जी, तो हम आपका सवाल ले पाएंगे। सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ जी, हाँ जी, लो बंद कर दिए मैंने। जी जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ जी, जैसे ग्वालियर में फॉरेस्ट वाले तो बहुत सक्रिय रहते हैं जी, इसके अलावा क्या पुलिस वाले मिले हुए रहते हैं। हमारे यहाँ क्या पूरी चंबल का जो सैंड है जी, चंबल जो घड़ियाल से लेके वो पूरा ग्वालियर में खपाया जा रहा है जी। कई बार हम लोग शिकायत करते हैं। नहीं, सवाल क्या है आपका यहाँ? नहीं, मैं ये चंबल जो सेंचुरी के लिए बोल रहा हूँ जी, जैसे घड़ियाल जो सेंचुरी है चंबल की, जी जी जी, तो उसमें क्या नाम को कोई वो नहीं हो रही, उसमें पूरे रेत अवैध उत्खनन हो रहा है जगह जगह। मैंने आपका सवाल यह है कि जो घड़ियाल सेंचुरी है चंबल में, वहां भी एक तरह से अतिक्रमण हो रहा है, क्योंकि उत्खनन हो रहा है तो उनको खतरा हो रहा है, यही सवाल है आपका? बिल्कुल। जैसे अजय जी हम आपसे उत्तर चाहेंगे, लेकिन आपकी अनुमति तो एक दर्शक और है सीहोर से हमारे साथ, उनका भी सवाल ले लें। शिवनारायण जी आपका स्वागत है, अपना सवाल करें। सर जी मेरा सवाल ये है सर जी, बाघों की सुरक्षा होना चाहिए, बाघों की कोई गलती नहीं है जी, इसमें जो वन विभाग को इनकी सुरक्षा करना चाहिए, जिस तरीके से इन्हें हटा रहे हैं इस तरीके से नहीं हटाना चाहिए जी। इनके लिए विशेष व्यवस्था। आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल ये है सर जी कि जो बाघ घूम रहे हैं हमारी नजर में आ रहे हैं जी, सर मेरा सवाल ये है कि बाघों की सुरक्षा होना चाहिए, पटाखे नहीं फोड़ना चाहिए, झाड़ियों को नहीं काटना चाहिए। जी, आपका विचार आ गया है, सुझाव आ गया है। खैर आपने सुझाव दिया स्वराज एक्सप्रेस के माध्यम से, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी अजय जी, एक तो आप अपना उत्तर दे रहे थे, दूसरा वो घड़ियाल के बारे में भी। देखिए जो घड़ियाल जो सेंचुरी चंबल की आप बात कर रहे हैं, उस पर हाईकोर्ट के कई मर्तबा डायरेक्शन है सरकार को कि वहां पर वो अवैध उत्खनन को रोके, और दूसरा वहाँ पे डॉल्फिन की जो उपस्थिति है वो भी एक बहुत अच्छी चीज़ है कि हम लोग लकी हैं कि चंबल का पानी काफ़ी मात्रा में अभी इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन से बचा हुआ है। लोकल लेवल पर देखिए हर चीज़ सरकार करेगी, ये एक हम लोग के यहाँ थोड़ी समस्या है। लोकल लेवल पर यदि वॉचडॉग बने, समूह बने और पर्यावरण संरक्षण के लिए यदि लोग प्रतिबद्धता के साथ आगे आए और फॉरेस्ट के साथ यदि इनपुट शेयर करें तो शायद ये बचाव का तरीका होगा, क्योंकि सरकार तो कुछ दिनों बाद यदि घड़ियाल समाप्त होंगे तो वो तो केवल हाथ झाड़ लेगी। दूसरा हमारा ये यहाँ भोपाल के बाघों के लिए था कि इस पर मध्य प्रदेश सरकार को दोबारा अपनी गलती को सुधारते हुए कंजर्व रिजर्व यूनिट बनानी चाहिए जो कॉरिडोर है, और यहाँ पर घास मैनेजमेंट, जो घासों का जो वहाँ पे पतन हुआ है जिसके कारण शाकाहारी जीवों की संख्या गिर गई, और यहाँ पर भोपाल में एक बहुत खास बात है जहाँ ये बाघ विचरण कर रहा है, वहाँ पे 2 गौशाला हैं, काफ़ी मात्रा में गाय हैं, और उसके आगे एक डेयरी फार्म है। मेरी जानकारी ऐसी है कि बाघ जब
गाय पर आता है या पालतू पशुओं पर आता है, ये दो स्थिति में होता है, या तो वो घायल होता है और जहां तक अभी वीडियो से पता चल रहा है कि वो स्वस्थ है, दूसरा वो बुजुर्ग होता है, लेकिन ऐसी बात भी नहीं है। तो ये गाय जो वहां उसको आसानी से उपलब्धता हो रही है, इसका मतलब है कि जंगल में शाकाहारी जीव कम हो गए। दूसरा, वहां पर कई ये शिकायतें आई हैं कि मरी हुई गायों को वहां पर पीछे बैकयार्ड में फेंक दिया जाता है। तो इस पर फॉरेस्ट को बचाव करना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जहां भी बाघ टाइगर नोटिफाइड एरिया में है, रिजर्व में, उसके 5 किलोमीटर में पालतू पशुओं का वैक्सीनेशन होना चाहिए। क्योंकि क्यों होना चाहिए, थोड़ा सा वही जानना। पालतू पशु में कई बीमारियां होती हैं जो वाइल्ड जानवर जो जंगली हैं उनको संक्रमण हो सकता है, टीकाकरण होना चाहिए उनका। कूनों में जहां शेर लाना था वहां पे बिल्ली कुत्तों का वैक्सीनेशन किया गया है। तो यहाँ जहां भोपाल में टाइगर घूम रहा है, इसको यदि हमें शिकारी से बचाना है तो इसके आगे एक और खतरा है कि वहां पर जो पालतू पशु हैं वो कहीं कोई इसको इन्फेक्शन ना पहुंचाए, और दूसरा मानव बाघ संघर्ष न पनपे। यदि किसी भी गांव वाले की गाय मारी गई तो वो अधिकतर मामलों में बदला लेता है। और मैंने आपसे रिक्वेस्ट भी करी कि इसके लिए भारत सरकार ने एसओपी जारी करी है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। इसमें जिला प्रशासन वन मिलकर समन्वय करे और इसका निदान ढूंढे। लेकिन मैं जहां तक देख रहा हूं, चूनाभट्टी में आप लोगों ने विजुअल्स दिखाए, लेकिन अभी तक जिला प्रशासन का एक शब्द सामने नहीं आया। उन्होंने तो इसको नकारा है। जिला प्रशासन की भी जवाबदेही है, केवल वन विभाग नहीं है। और हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं, पूरे भारत के 28 राज्यों की इकलौती राजधानी है जिसके निकटतम क्षेत्र में बाघ विचरण कर रहा है और पूरा कुनबा है। हमें इसको एक यूनिट नोटिफाइड करके कंजर्वेशन के लिए आगे आना होगा। जी भार्गव साहब, आपने फिर सबकी बहस सुनी, हमारे दर्शकों की आवाज सुनी, दर्शकों के सवाल सुने। क्या करना चाहिए? अब समय चूंकि समाप्त हो रहा है, हम क्या करना चाहिए? जैसे अजय जी ने कहा, बाघ को कैसे बचाएं और कम से कम कि किसी परिवार का बेटा न जाए, किसी का बाप न जाए, किसी के माँ का आंचल न छिले। वो भी एक तरफ, वो भी हमारे भारत के अगर इंसान है तो वो बेईमान नहीं है कह सकते। ये बेईमान वो हैं जिन्होंने अनुमति दी। देखिए, ऐसा है कि उसको बाघ को उसकी टेरिटोरी से तो नहीं भगाया जा सकता, वो भगाना उचित भी नहीं है। इंसानों का भी नुकसान ना हो, इसलिए इंसानों को भी अब ज्यादा वहां ना बसे, प्रशासन इसमें सख्ती दिखाए। दूसरी बात यह है कि वन भूमि के पट्टे दे दे करके सरकार ने, यानी केंद्रीय सरकार ने भी ये कानून बना दिया कि जो वन भूमि में काबिज है उसको उसका पट्टा दे दिया। कई लोग तो खेती कर रहे हैं, तो इस कानून पर भी रोक लगना चाहिए। जहां तक इस रातापानी टेरिटोरी का सवाल है, तो इसमें हमारे भोपाल के निकट के जितने भी कलियासोत डैम हो या कोलार डैम हो या केरवा डैम हो, यानी झोलियापुर से लेकर के ये सब बुधनी तक जाता है। तो इस टेरिटोरी को पूरी खाली कराना तो बड़ा मुश्किल है। लेकिन आज जहां बाघ घूम रहा है, सिर्फ इसलिए घूम रहा है, मैं अजय जी का ध्यान खींचना चाहूंगा, इसलिए घूम रहा है कि जंगल में पानी के स्रोत खत्म कर दिए। वहां पीने का पानी नहीं है जानवर के लिए। आज वो कलियासोत डैम के पास क्यों आया है? क्योंकि जिस क्षेत्र में देखा जा रहा है वहां पानी निकट में, यानी उस डैम के कोने में उपलब्ध है, बिल्कुल उपलब्ध है, इसलिए वो आ रहा है। अगर उसको वो शिकार के लिए नहीं आ रहा है, शिकार तो इसलिए कर रहा है कि उसके सामने शिकार पड़ गया जी, वरना उसको शिकार की आवश्यकता, वो सिर्फ प्यास के कारण आ रहा है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, दोनों चीजें मिल गई, गाय भी मिल रही है। देखिए, अधिकतर शिकार गाय हो रहे हैं, उसका जो भी गारा मिलता है वो गाय मिल रही है, बछड़े मिल रहे हैं। और जैसा आदरणीय भार्गव साहब ने कहा, पानी, तो अब जब दोनों चीजें मिल रही हैं तो ये प्रश्न उठता है कि जो रातापानी और कैरवा का कॉरिडोर है उसमें शाकाहारी जीव कम हुए, ग्रास मैनेजमेंट फेल हो गया, और इसके अलावा पानी के सोर्सेस कम हो गए। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वहाँ हिरन नहीं बचे, नीलगाय नहीं बची, सांभर नहीं बचे, जो शाकाहारी जानवर थे उनका आज ह्रास हो गया, जिनका बाघ शिकार करते। प्रश्नों का प्रश्न ये है कि हमारे पास तो वाटर होल बनाने के लिए बजट है जी, तो हम वो वाटर होल क्यों नहीं बनाते? इसकी तो क्यों नहीं बनाते? हमारे पास बहुत एडिक्वेट बजट रहता है वाटर होल बनाने के लिए। नरेगा में बन रहा है, नरेगा में वन विभाग मजदूरों से हाथ से काम कराता है। इसकी तो बाकायदा जांच होनी चाहिए कि आखिर इतनी विभत्स स्थिति क्यों हो गई कि बाघों का कुनबा बिल्कुल संकट के मुहाने। हमारा आप लोगों से अनुरोध है, हमारे साथ नीमच से दर्शक है जावेद जी। जावेद जी, अपना सवाल करें, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। हाँ सर, नमस्कार सर। जी सर, मेरा सवाल ये है सर, ये इतना भ्रष्टाचार फैला हुआ, CM हेल्पलाइन 181 पे
4 साल भर हो जाता, कोई शिकायत का निराकरण नहीं होता है सर। मतलब सर कुछ भी शिकायत अपन डाले CMN लाइन पे, उसका निराकरण नहीं हो पाता है सर। अच्छा अच्छा, आपका सवाल थोड़ा हमारे इस आज का जो मुद्दा है उससे हट के है, लेकिन स्वराज एक्सप्रेस के माध्यम से जो आपने जो भी प्रशासनिक अधिकारी चैनल देख रहे हैं उनका ध्यान आकर्षित किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित तौर पे आपने जो कहा उसका कुछ कुछ प्रतिफल मिलेगा। जी भार्गव जी। वन विभाग कागजों में स्टाफ डैम्स भी उसने बनाए, चेक डैम्स भी उसने बनाए, पानी के स्रोतों का विकास भी किया, लेकिन उनकी जांच करवा लें, आप देख लें कि कहाँ है। जी, मतलब भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जब तक हम ईमानदार नहीं होंगे, जब तक हम दृढ़ संकल्पित नहीं होंगे, जब तक हम दूरदर्शी नहीं होंगे, तब तक हम बाघ की रक्षा नहीं कर सकते हैं और न इंसानों की रक्षा कर सकते हैं। तो अब यहाँ क्या करना चाहिए? अब यहाँ बाघ की जो टेरिटोरी बन गई है, उस टेरिटोरी में किसी प्रकार की बसाहट न हो, उसको देखें। जो बस गए हैं उनकी जान कैसे सुरक्षित रखें? नहीं, उनकी अगर उनके पालतू जानवर मवेशी अगर उनका नुकसान हो रहा है तो शायद अजय जी या घनश्याम सक्सेना जी बताएंगे कि जिनके गाय को मार दिया, जिनके बैल को मार दिया, क्या उनको मुआवजा मिला, नहीं मिला? वहां भी भ्रष्टाचार होगा। पटवारी बोलेगा मारेगा नहीं, तुम्हारा है कि किसका है, ये भी तो तय नहीं है। मुआवजे से किसी की जान की कीमत नहीं हो जाती जो पशु पशु का जो नुकसान हुआ है, देखिए पहले भी बाघ को अगर वो गांव में आ जाता था या शहर के कस्बे के निकट आ जाता था, उसको हाका दे के वापिस किया जाता, फटाके फोड़ के नहीं। आज हाका सिस्टम खत्म हो गया है। आज हाका कोई जानता ही नहीं है। आप हाका सिस्टम से उसको अंदर कर दें, अगर आपको लग रहा है कि वो शहर में घुस कर रहा है तो अपनी टेरिटोरी में वापस हो जाएगा। लेकिन वो शाकाहारी तरीका है कि आप उसको हाका सिस्टम करके, ढोल नगाड़े लेकर के, कनस्तर बजा के, शोर मचा के उसको अंदर करें, ना कि फटाके फोड़ के या ट्रैंकुलाइजर से उसको बेहोश करके, ऐसा नहीं। प्राकृतिक तरीके से उसको अंदर करें। पशुधन की क्षति के लिए तो बहुत बजट है हमारे पास। वन विभाग के पास पशुधन की क्षति के लिए बजट है और उसमें जिला प्रशासन कहीं नहीं आता है। उसमें केवल वन विभाग का एक फॉरेस्ट गार्ड और डिप्टी रेंजर सर्टिफाई कर दे पंचायत के माध्यम से कि इनका जानवर मारा गया है, और उसमें बाकायदे विधान है कि इसको इतना पैसा मिलेगा, और इतना तक है कि 3 दिन के अंदर वो पैसा मिल जाना चाहिए। अब सवाल ये है कि कानून तो बहुत है, लेकिन हम उनका कानून का पालन कैसे होता है? आपने सही कहा, लेकिन जो मुआवजा वन विभाग देता है वो इतना पर्याप्त नहीं होता है। आज गाय का वो 500 रुपए मुआवजा देता है, 75 लाख से लेके 5 लाख, नहीं, 75,000 से 5 लाख गाय की कीमत त्रिपाठी जी 500 रुपए लगाता है वन विभाग। तो क्या 500 में ऐसा नहीं है श्रीमान जी, ऐसा नहीं। उसमें बराबर 500 रुपए का नहीं है, उसमें बराबर पशुधन की क्षति के लिए एक प्रावधान है। वो बिल्कुल गारंटी से कहता हूँ 500 रुपए नहीं है। प्रावधान है, भार्गव जी भी बोले प्रावधान है, शायद अजय जी भी यही मानेंगे कि प्रावधान है। लेकिन वो प्रावधान उस तरह होता है कि आपके इस पशु की कीमत कितनी होनी चाहिए थी। भ्रष्टाचार यहाँ भी आ गया। वो मापदंड तय नहीं है। वो दुधारू थी नहीं थी। अगर उसने कहा कि आपकी ये बस अंतिम समय था, ये आपकी गाय 6 महीने बाद मरने वाली थी, न बच्चा था उसका, न दूध देती थी, तो उसकी कीमत 500 हो जाएगी। और अगर वही दुधारू हो तो उसकी कीमत 5,000 10,000 हो जाएगी। इस तरह की शिकायतें करीब 32 जानवर मारे थे। जिस शेर को करंट से मार दिया गया उसने 32 जानवर मारे थे, जो हमारा एक आंकड़ा आया था, और उसमें कम से कम 15 से 20 लोगों ने शिकायत की थी कि हमारे जानवर की कीमत, अजय जी आपको मालूम होगा, ध्यान होगा इस बात का, कि हमारे जानवर की कीमत 5,000 4,000 थी, हमें 500 मिला, किसी को 800 मिला, किसी को 900 मिला। इस तरह की शिकायतें भी जिला प्रशासन में आई थी। हमारे साथ एक और दर्शक है कोरबा से, किशन जी आपका स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। अपना सवाल करें। मेरा सवाल ये है सर जी, अगर हम वन को काटते जाएंगे, हम जानवरों का जो घर है उसको उजाड़ते जाएंगे, तो वो आक्रामक रुख तो अपनाएंगे ही उन लोग। बिल्कुल आएंगे, अपनाएंगे। सवाल यहाँ चर्चा इसी मुद्दे पे हो रही कि अब क्या करना चाहिए। अब ये करना चाहिए कि उनका व्यवस्था अच्छे से करना चाहिए। सरकार को जो भ्रष्टाचार में लिप्त है इसको कम करना चाहिए, तभी उद्धार हो सकता है। और उनका हमारे बीच उनका रहना भी बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल, आपने सवाल किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ध्यान दे। जी, हमारे साथ एक और दर्शक है, शिवपुरी से हैं हमारे साथ नवल जी, आपका स्वागत है। अपना सवाल करें। जी मैं ये बोल रहा था, मैं श्योपुर से हूँ, शिवपुरी से नहीं हूँ। अच्छा, माफ करिएगा, श्योपुर। जी, श्योपुर सर, वहाँ पे सवाई माधोपुर में रणथंभौर सेंचुरी है जी। तो अभी नवरात्रि में एक मतलब यात्री था, वो अंदर माता जी का मंदिर था, वहाँ पे वो नवरात्रा के पूजा करने के लिए गया और उसको टाइगर ने अपना शिकार बना लिया था जी। तो मतलब सर ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि वो जंगल में मतलब ये फॉरेस्ट गार्ड को इनको मतलब मना करना चाहिए, इनकी सुरक्षा करना चाहिए जी। कि भाई आप जंगल में क्यों जा रहे हो,
और मतलब वो वहाँ पे वन्य जीव रहते हैं वहाँ पे, मतलब ये इस तरीके से उनको मतलब बचाना रोकना चाहिए। और उसको बेचारे को उसके कपड़े वगैरह सब एक तरह को उसको खा लिया था। अभी की घटना है सर नवरात्रि की। जी 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 अजय जी। देखिए, मानव और वन्य प्राणी विश्व स्तर पर बाघ के जो संघर्ष होते हैं वो दोनों पक्षों के लिए घातक है। ये कहीं ना कहीं वन विभाग की लापरवाही है कि जो कोर एरिया होगा रणथंभौर टाइगर रिजर्व का, वहाँ यदि उस दिन कोई मेला लगा था और यदि लोगों का मूवमेंट था, भोपाल मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ में होता है मेला, एक दिन लगता है वहाँ पर कबीर जयंती के दिन या जन्माष्टमी के दिन, तो वन विभाग वहाँ पर पूरा सुरक्षा प्रोटोकॉल अपनाता है। रणथंभौर में ये घटना कैसे हुई ये एक जांच का विषय है, क्योंकि वन विभाग किसी भी दशा में अनुमति नहीं दे सकता जहां बाघों की मूवमेंट है और वो भी टाइगर रिजर्व के अंदर। तो ये तो दुखद है। क्योंकि अजय जी अब समय समाप्त हो रहा है, क्या आपको नहीं लगता है, भार्गव जी के पास अंत में आएंगे, कि जो अनुमति जिस प्रशासनिक अमले ने दी है, 10 साल पहले की बात हो, 20 साल पहले की बात हो, अगर उस वन परिक्षेत्र में जो हमारा ग्रीन बेल्ट है उसमें किसी ने अनुमति दी है, नियामक साथ दी है, नहीं दी है, उसको दंडित नहीं करना चाहिए? निश्चित तौर पर संरक्षित वन में यदि अवैध तौर पर अनुमति देके लोगों को बसाहट की गई है और चुनिंदा और वीआईपी, इस भ्रष्टाचार का मामला है, प्रकृति तो सजा देगी, लेकिन हम लोग यदि सरकार इस विषय पर गंभीर नहीं रहती है तो हम लोग हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं और जिम्मेदारी सुनिश्चित होनी चाहिए किसने ये गलती करी है। क्या अजय जी आपको लगता है कि जो उच्च न्यायालय का आदेश आता है उसका अक्षर से पालन हो रहा है? अरे पालन करने वाला तो प्रशासनिक अमला नीचे है, आप पूरी हर बात कैसे हाई कोर्ट तक पहुंचा सकते हैं? नहीं, स्थिति बदहाल है, लेकिन जब बहुत संकट मुहाने पर है, कार्यपालिका निष्फल हो गई है, तो ये एक संरक्षित प्राणी है और इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय संधियां हैं बाघ के संरक्षण के लिए, तो इस पर सरकार को गंभीरता से कोर्ट में तलब होगी और कार्रवाई करनी पड़ेगी। जी सक्सेना साहब, हम आपसे भी जानना चाहेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है जी उसका भी पालन नहीं हो रहा है। जी कूनो में गुजरात से लाइन लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर आदेश दिया हुआ है, लेकिन उसका भी पालन नहीं हो रहा। नहीं, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अब वहाँ का आदमी भी बच जाए जो रह रहा है, ठीक है, वो अधिकारी दंडित होता है नहीं होता वो बात की बात है, जिसका पेट चल रहा है, उसका परिवार वहां से चल रहा है, अब उसको भी आप कहीं विस्थापित नहीं कर सकते हैं, या कर सकते हैं तो फिर उसको उचित मुआवजा देके कहीं और करें। दूसरी तरफ आपका भी कहना है, अजय जी का भी कहना है, सारे अतिथियों का कहना है, सारे दर्शकों का कहना है कि जो उसकी टेरिटरी है उससे उसको बेदखल नहीं किया जाए। अब ऐसी स्थिति में सांप भी मर जाए लाठी भी न टूटे, कैसे, क्या हाल है? आप जो दंड की बात कर रहे हैं जी, वो असंभव है जी। वो राजनीतिक नेतृत्व और वो प्रशासनिक नेतृत्व जिनकी मिलीभगत से उन एरियाज को डिनोटिफाई किया गया, उनको खोजबीन करें कि वो कहाँ हैं और उनको दंडित करें, क्योंकि जिन लोगों ने अनुमति दी है उन्होंने तो डिनोटिफाई होने के बाद दी है, उन्होंने रिजर्व फॉरेस्ट में बनाने की अनुमति नहीं दी है। वो बड़े घाघ लोग हैं, बहुत समझदार लोग हैं, उन्होंने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया, उन्होंने तो जो कानून में लूप होल था उसका लाभ उठाया है बस। तो मतलब अभी कुछ नहीं हो सकता। अभी आज की परिस्थिति में सबसे पहली बात यह है कि वहाँ लोगों की आवाजाही रोकी जानी चाहिए। जो आप गाय के ऊपर खेत है वहाँ वो कैसे आप जो गाय के, तो यही तो सब चीजें हैं कि हम तो अपना जानवर चराएंगे जी, तो फिर बाघ भी कहता है कि हम भी आएंगे जी, और वो बाघ आक्रमण नहीं करता है, वो बाघ के साथ जो शावक आते हैं वो शावक शिकार सीखने के लिए उस पर आक्रमण करते हैं। बाघ के खाद्य सूची में गाय नहीं है, मतलब ट्रेनिंग सेंटर बना दिया है। हाँ, बाघ कभी आक्रमण नहीं करेगा इस तरह गाय के ऊपर। अवधेश जी, हम आपसे भी जानना चाहेंगे, बिल्कुल ट्रेनिंग सेंटर बाघ बनाए, ठीक बात है, लेकिन किसी का बच्चा ट्रेनिंग सेंटर का शिकार ना हो जाए, ये भी चिंता का विषय है। जो वहां रह रहा है पिछले 20 साल से 25 साल से, अब तो उसी का घर है, आप भी जानते होंगे, विस्थापन का दर्द भी वो न झेले और बाघ भी संरक्षित रह जाए। देखिए, बाघ क्यों आ रहा है, सबसे मेन मुद्दा ये है, इसलिए आ रहा है कि उसकी बेसिक नीड्स, जो एसेंशियल नीड्स हैं, आवश्यक आवश्यकताएं वो पूरी नहीं हो रही। अगर आप उसके भोजन की, उसके पीने के पानी की व्यवस्था जंगल के अंदर कर देंगे तो मैं नहीं समझता कि बाघ कस्बे में आएगा जी। सबसे पहले आप पानी के स्रोत विकसित करें जंगल में, जो उसकी टेरिटोरियल इलाका है उसका,
दूसरी बात, उसके भोजन के लिए इंतजाम, जैसे अभी अजय जी ने कहा कि शाकाहारी जीव खत्म हो रहे हैं, बाघ क्या करता है, उन्हीं को खाता है। आज खरगोश नहीं है, नील गाय नहीं है, सांभर नहीं है। आप देखें इन जंगलों में जो भरमार थी, हिरन नहीं है। हिरन कलियासोत डैम जहां बन गया, यहाँ हिरन चरा करते थे, खेतों में फसल नष्ट कर जाते थे। ज्यादा बड़ी बात नहीं है, ये सन 78 तक यहाँ हिरन देखे गए। तो सबसे पहले उनके भोजन का, उनके पानी का जंगल के अंदर इंतजाम करें, उनके प्राकृतिक स्रोतों का पुनः निर्माण करें, उनको सारी सुविधाएं जब उनकी टेरिटोरी मिलेगी तो मैं नहीं समझता कि वो कस्बे की तरफ भागेंगे। आज आप देख लें, कहीं भी पानी नहीं मिलेगा आपको जंगल में, इसलिए वो बाघ आया है कलियासोत डैम के पास। वो क्यों नहीं गया कोलार में? क्योंकि वहां पानी नहीं है। वो कलियासोत इसीलिए आया है, वो केरवा इसीलिए जाएगा। इसलिए आप उनके संरक्षण के लिए उनके भोजन का, पानी का, उनके घर में इंतजाम करें। मतलब अगर वहाँ बीच जंगलों में अलग अलग जगहों पे पानी के इंतजाम कर दे तो नहीं आएगा? नहीं आएगा। मतलब सांप भी मर जाएगा, हाँ, लाठी भी नहीं, सांप भी मर जाएगा, लाठी भी नहीं टूटेगी, और किसी को दंडित भी नहीं करना दंडित भी नहीं करना पड़ेगा। दंडित, आप दंडित करके क्या करेंगे ये बताइए? क्या आप वो मकान तोड़ देंगे? ये देश की संपत्ति है, ठीक है, एक ने गलती की है, लेकिन आप उसको तोड़ करके और सबसे बड़े दंड के भागी बनते हैं, क्योंकि आप राष्ट्रीय संपत्ति का नुकसान करते हैं। आखिर नुकसान तो राष्ट्र की संपत्ति का हो रहा है ना, ठीक है, वो व्यक्ति उसका मालिक। तो ऐसा पहले आप बनने दें, फिर अवैध बता के आप उसको तोड़ें, ये गलत। आज कलियासोत डैम सक्सेना जी जो बना है, इसकी पानी, इसका पूरा सिंचाई रायसेन जिले में होता है, और लोन लिया गया था भोपाल जिले की फसलों को सिंचाई करने के लिए, और आज उसका शासन जो लोन की किस्तें चुका रहा है मैं ब्याज के, वो उसका भार भोपाल की जनता पर ही पड़ रहा है। तो ऐसी योजनाएं न बनाएं, भगवान के लिए इनको बंद करें, और जंगल के अंदर जानवरों को सुविधाएं दें। जैसे अगर मेरे घर तक पहुंचने के लिए सड़क नहीं है तो मैं पगडंडी तलाशूंगा जहां कांटे नहीं हो, जहां कीचड़ नहीं हो। यही वो बाघ कर रहा है। उसको पीने का पानी नहीं मिल रहा है, उसको खाने के लिए भोजन नहीं मिल रहा है, तो शहर की तरफ अपना भोजन तलाशने आ रहा है। हो सकता है उसमें कोई इंसान बन जाए उसका शिकार। तो ये सब रोकने के लिए हमें प्राकृतिक वस्तुएं जो उसकी आवश्यकता के अंतर्गत आती है, उनको विकसित करना पड़ेगा, और ये प्रश्न हल हो जाएगा। बिल्कुल। चलते चलते अजय जी, हम आपसे एक फिर बहुत छोटा सा चाहेंगे संक्षेप में उत्तर मिले। इसके 2 साल पहले भी इसी तरह खूब दर्शक आते थे, पहाड़ी में देखते थे कि बाघ दिख रहा है, और 2-3 महीने खासा चहलकदमी रही। कभी ये आ गया कि लॉ एकेडमी में आ गया, और अंत में जो हश्र हुआ आपके सामने है, हमारे सामने। इसी तरह पिछले 2-3 महीने से इस समय हो रहा है। आपको नहीं लगता है कि वो हश्र लगभग वही होने जा रहा है? और निश्चित तौर पर स्थिति गंभीर है, कभी भी टकराव हो सकते हैं। इसके लिए जिला प्रशासन, टकराव नहीं, शेर की जान खतरे में हो सकती है, जल्दी ही, बहुत जल्दी। निश्चित तौर पे बाघ भी खतरे में। और आपने शुरू में एक बात कही थी जिस पर बहुत गंभीरता से सुनना चाहिए कि शावक वहां पर कुछ गायब हुए हैं, और जब 2012 में शिकार हुआ तो उसके बाद एक और शावक का वहां पे शव मिला था, और अभी भी शावक गायब है। तो सरकार आगे है, फौरी तौर पर कार्रवाई जो है उसको सुनिश्चित करना चाहिए कि बाघ और मानव दोनों सुरक्षित है। और मैं आपको बता दूं थोड़ा सा कि जिस तरह से खासकर वन विभाग का अमला इस बात को छुपा रहा है कि वहां बाघ का मूवमेंट ही नहीं है, तो अगर उसका शिकार हो गया तो इसके पहले 2012 में जो शिकार हुआ था उसकी तो जानकारी मिल गई थी लोगों को, लेकिन अब संभवतः जानकारी भी नहीं मिली कि बाघ चला गया जंगल। वन विभाग तो धृतराष्ट्र बन गया है कि जब सामने टीवी पर विजुअल्स आ रहे हैं बाघ के, उसके बावजूद वो ये नहीं मान रहा। तो ये दुर्भाग्य, और राजधानी भोपाल का वन विभाग हमें बहुत दुखद और नहीं वो पगमार्ग ढूंढ रहा है। आप बताइए वहाँ धूल है, वहाँ कीचड़ है नहीं, तो पगमार्ग कहाँ रहा है? पगमार्ग क्यों ढूंढ रहे हैं? सवाल ये बात का है। नहीं, वो कीचड़ वहाँ है नहीं, धूल वहाँ है नहीं, गीला वहाँ है नहीं, तो पगमार्ग कहाँ से मिलेंगे? इसके पीछे एक और कारण है कि वन विभाग में एक स्कीम होती है, एक विधा होती है, वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट, वन्य प्राणी प्रबंधन। आप भरोसा मानिए 10 साल से मध्य प्रदेश के अधिकारी गण देहरादून वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट सीखने ही नहीं गए। जितने सीखे हुए थे वो सब ऊपर चले गए हैं टॉप पोस्ट पे। आज ग्रास रूट पे वन्य प्राणी प्रबंधन बिल्कुल नेस्तनाबूद हो चुका है, जिसके कारण वन विभाग मॉनिटरिंग की बात कर रहा है, सॉल्यूशन की नहीं कर रहा है। जी, जो वाइल्ड लाइफ रेड लोग हैं उनको दूसरे काम में लगा है। बस हमारा चूंकि समय समाप्त हो रहा है, समय हमें समाप्त करने की आप लोग इजाजत दीजिए। अजय जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने जो जानकारी दी बहुत बहुत धन्यवाद। सक्सेना साहब, आपने जो अनुभव की बात बताई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो सारे नियम कायदों से हट करके जो बात बताई आपने भार्गव जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आज हमने चर्चा की रहवासी इलाके में विचरण कर रहे बाघ की।
और चर्चा की हमने हादसे के इंतजार की। हम इस निर्णय पर नहीं जाते कि गलती किसकी है, लेकिन यह जरूर सत्य है कि अगर हम अब भी नहीं चेते तो आबादी वाले इलाके में भटकता बाघ कभी भी आदमखोर बन जाएगा। किसी भी दिन किसी के सिर से पिता का साया उठ सकता है, किसी से मां का आंचल छिन सकता है और किसी के घर का चिराग कभी भी बाघ का निवाला बन जाए। कहना गलत नहीं होगा। हालांकि आज हम दोष दे रहे हैं कि इस बात को लेकर कि जंगल में शेर अपनी टेरिटरी में है, गलती इंसानों की है। ऐसे में यक्ष